हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25th क्वेश्चन। 2500 क्वेश्चन क्या मतलब है, तो 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्लानर सीरीज़ के आधे पड़ाव को हमने पूरा कर लिया है और इसमें आप सभी का साथ हमको मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन का PDF जो है वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसका जो डिस्कशन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। काफ़ी स्टूडेंट्स की इंग्लिश में डिमांड आती है तो वो बीच में स्किप करके ऑलमोस्ट आधे पार्ट ऑफ द वीडियो में यू कैन डायरेक्टली स्किप इनटू द वीडियो एंड सी द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस आंसर डिस्कशन। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। परफेक्शन आईएएस इज ऑल्सो टेकिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। परफेक्शन आईएएस 66 BPSC मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं। इनसे जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पॉलिटी सेक्शन का यानी कि पेपर 2 के सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायपालिका की अवमानना। न्यायपालिका की अवमानना से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका की अवमानना के कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। साथ ही न्यायालय की अवमानना के पक्ष का और विपक्ष पर दोनों ही पक्षों पर इसमें हमें प्रकाश डालना है। पहला जो फ़र्क है यानी कि इसमें पहले सेक्शन में हम केवल और केवल न्यायिक अवमानना को परिभाषित करेंगे। दूसरे पक्ष में दूसरे स्टेटमेंट में जो हमारा बॉडी का मुख्य रूप होगा उसमें हम अलग अलग कानूनी प्रावधानों एवं संवैधानिक यानी कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है और इसे किस तरह से सुरक्षा देता है, ठीक उसी तरह से कानून इसके बारे में क्या कहता है और किस तरह से उसे सुरक्षा दी जाती है। अंततः हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ये इसके पक्ष में कितने बिंदु हैं, विपक्ष में कितने बिंदु हैं और फाइनली आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्याय की अवमानना का अर्थ है किसी न्यायालय की गरिमा एवं उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना, और यह अनादर केवल आपके कथन, लेखन, वर्णन और व्यवहार सबसे हर किसी भी तरह से ये जो है वो प्रेरित हो सकता है। अर्थात ऐसा कोई भी आचरण जो न्यायालय के प्रति अनादरकारी हो या फिर उपेक्षात्मक हो उसे हम न्यायालय की अवमानना कहते हैं। हाल ही में आपने प्रशांत भूषण के केस के बारे में सुना होगा, किस तरह से जो उन्होंने एक लिखित रूप से अपने एक एडिटोरियल के रूप से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की आलोचना की थी और फिर अवमानना के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बहुत ही उदारवादी और भारत जैसे ओपन सोसाइटी, खुले विचारों द्वारा समाज में हम एक फ्री लोकतंत्र में रहते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया तो गया, लेकिन वो ₹1 का जुर्माना लगाकर केवल जो है इसको सैद्धांतिक रूप में उन्हें सजा दी गई। लेकिन कोर्ट की जो अवमानना है, न्यायपालिका की अवमानना क्यों खराब है, क्यों बुरी हो, आगे हम देखेंगे और क्या उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर। पहले देख लेते हैं कि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। अनुच्छेद 261 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाई को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाती है। यानी कि हर किसी कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त की जाती है, पूर्ण रूप से उसका समर्थ, विश्वास, समर्थन होता है। यानी कि इसलिए इसकी अवमानना एक संवैधानिक अपराध भी कहा जा सकता है। अनुच्छेद 129 जहाँ पर उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा और वह अपनी अवमानना के लिए सेम जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के लिए है उसी तरह से हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के लिए भी है। उच्चतम न्यायालय की भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण या प्रस्तुति या अपने किसी भी अवमानना की जांच या दंड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। यानी यह भी एक तरह से आप देखेंगे तो उसके अवमानना को अपने हिसाब से उसे संबद्ध करने की एक शक्ति देता है। हालांकि न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन संविधान ने न्यायालय की अवमानना को परिभाषित कभी नहीं किया है और इसका एक मुख्य कारण है कि जिस प्रकार इससे परिभाषा मिल जाएगी, फिर अलग अलग कानूनी तरीके इसे ढूंढकर इसकी परिभाषाओं के साथ जो है वो कानूनी खेल खेला जा सकता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि संविधान ने न तो केवल अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द को भी कहीं न कहीं भी इसकी जो है वो परिभाषा नहीं दी है, अल्पसंख्यकों की बात नहीं कही गई, क्योंकि जैसे ही अल्पसंख्यक आप बता देंगे तो किसी एक विशेष समाज में, किसी एक विशेष जगह पे, एक विशेष स्थान पर एक विशेष ग्रुप अल्पसंख्या में हो सकता है, लेकिन कोई वही विशेष ग्रुप किसी पूर्ण देश में किसी और स्थान पर वो बहुसंख्यक हो सकता है। इसलिए
समाज ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत ही समझदारी दिखाकर न अल्पसंख्यक की परिभाषा दी, और ठीक उसी तरह से आर्टिकल 17 में छुआछूत, अनटचेबिलिटी को भी परिभाषित नहीं किया, क्योंकि जैसे ही इसकी परिभाषा मिल जाएगी ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो इसका स्कोप है इसके परिसीमन हो जाएगा, और परिसीमन में जो इसका बड़ा स्वरूप है, जो बड़े रूप से मानसिक रूप से जो छुआछूत है वो कभी नहीं हट पाएगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों को जो न केवल कानूनी रूप से या न केवल प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल है, उनकी व्यवहारिक रूप से भी उसे हर तरह से, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उसे किस तरह से रोका जा सके, इसलिए ऐसी चीज़ों की परिभाषा नहीं दी जाती, ताकि लोग जो उसकी परिभाषा का गलत मतलब निकालकर उस परिभाषा से कानूनी उपाय ना निकाला जा सके। कानूनी प्रावधान अब देख लेते क्या क्या है। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में अवमानना को परिभाषित करता है। ये कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक नहीं। तो संविधान में अभी तक इसकी परिभाषा नहीं दी, और इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तब अपने हिसाब से किसी भी एक्ट को, यानी कि किसी भी वर्तव्य, कथन, लेखन, व्यवहार को अवमानना घोषित कर सकता है। लेकिन एक कानून है, यह कानून संसद द्वारा पारित है, और वो बताता है कि अधिनियम जो है न्यायालय की अवमानना को 2 भागों में विभाजित करता है। एक होती है सिविल और एक होती है अपराध, यानी कि सिविल अवमानना और क्रिमिनल अवमानना। सिविल में यह होता है कि किसी भी निर्णय, डिग्री, जो निर्देश होते हैं, आदेश, रिट या न्यायालय की अन्य प्रक्रियाओं को जानबूझकर अवज्ञा करना, यानी कि जानबूझकर उसका उल्लंघन करना, उसे हम जानबूझकर सिविल अवमानना कहेंगे। दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। इसका आशय किसी मामले में प्रकाशन या कोई अन्य कार्य करना, चाहे जो भी हो, जिस तरह से, यानी कि किसी भी न्यायालय के अधिकार के आघात पहुंचाना, ठीक है, या आघात पहुंचाने की प्रवृत्ति रखना, किसी भी न्यायिक कार्रवाई को उचित प्रक्रिया के प्रति पूर्वाग्रह रखना, हस्तक्षेप करना, बल प्रयोग, खास करके बल, और इसमें जो है वो फिजिकल रूप से जिसमें अवेलेबिलिटी होती है, उसको यहाँ हम क्रिमिनल अवमानना कहते हैं। किसी भी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखना या हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में 2006 में एक संशोधन होता है। ये संशोधन स्पष्ट करता है कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होने पर ही अवमानना के लिए दंड आरोपित कर सकता है कि वह न्याय की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, अथवा हस्तक्षेप करने में उपयोगी या हस्तक्षेप करने में सहभागी भी होता है, उसके लिए भी उसको उपयोग किया जा सकता है, उसमें उस पर दंडित किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय की अवमानना निरपेक्ष नहीं है। न्यायालय की अवमानना के कुछ अपवाद भी हैं। न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग, किसी मामले की सुनवाई और निस्तारण के बाद न्यायिक आदेश के गुण और दोषों की कोई निष्पक्ष आलोचना, यदि प्रकाशन या अन्य कृत्य केवल न्यायाधीश पर मानहानि का मामला है और उसका उद्देश्य न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना नहीं है, तो वह भी न्यायालय की अवमानना के रूप में नहीं लिया जाएगा। न्यायालय के, अब देखते हैं कि न्यायालय की तो कानूनी और हमने संवैधानिक पक्ष देख लिया, अब देखते हैं कि इसके पक्ष में ये कितना सही है और इस एक लोकतंत्र में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखता है। जाहिर सी बात है कि जब हम न्यायाधीशों और न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी अवमानना कतई किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। कर्तव्य के निर्वहन में सहायता करता है। न्यायालय की अवमानना के अब विपक्ष में क्या पक्ष हैं, तो यह बहुत ही व्यक्तिपरक है। व्यक्तिपरक अर्थ यह है कि कानूनी जो है न्यायपालिका जनता को अपनी आलोचना करने का, जिस लोकतंत्र का जो बेसिक सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, हर व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, और कहीं ना कहीं यदि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के कथन से, उनके आदेश से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो अगर वो अपने विचार व्यक्त करे तो उसे अवमानना के रूप में किस प्रकार लिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े लोकतंत्र में, एक खुले समाज में इसे एक लिमिटेशन की तरह, इसे एक प्रासंगिक तरह, इसे अप्रासंगिक देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये इस तरह से जो न्यायालयों की एक छवि को एक दमनकारी छवि की तरह पेश करता है और न्यायाधीश नहीं हो सकते। हालांकि अवमानना के कानून न्यायपालिका को स्वयं ही निर्णय करने पर सक्षम बनाता है। तो जो प्राकृतिक न्याय के, जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, और इसमें न्यायालय खुद अपनी ही अवमानना में खुद ही न्यायाधीश बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इसे प्राकृतिक, प्रैक्टिकल रूप से भी विरुद्ध है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के
डरावना प्रावधान है कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति, समाज, संगठन किसी न्याय या किसी न्यायालय या फिर केवल और केवल किसी न्यायाधीश के चरित्र पर भी चर्चा करे तो उस पर रोक लगाना ये एक तरह की जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी कहीं ना कहीं रोक है, क्योंकि यह भी संभव है कि कोई न्यायाधीश जो है वो कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, वो भी इंसान है। और बहुत सारे अलग अलग केसेस में देखा गया है कि कभी कभी उनके जो जजमेंट होते हैं वो प्री डिसाइड यानी कि पहले से डिसाइडेड और किसी अन्य तरह से प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसान में त्रुटि कर सकते हैं। इंसान गलती करता है, त्रुटियां करता है, तो उनकी त्रुटियां की आलोचना अवमानना में नहीं देखा जाना चाहिए तब तक कि जब तक वह पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था, भारतीय राज्य, न्यायालय और संविधान के खिलाफ नहीं जा रही हो। तो आगे की राय यही है। तो एस मुगलेकर बनाम एक अननोन केस अज्ञात में उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका निष्पक्ष आलोचना और अवमानना की कार्रवाई से अछूती नहीं रह सकती। अवमानना की शक्ति का तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब दुर्भाग्यपूर्ण मंशा से गैर बयानी न्यायालयों की जनता का विश्वास कम करे, यानी कि बयानी और कोई कृत्य इस प्रकार का हो कि जनता का न्यायालय से विश्वास उठाने वाला हो या न्यायालय की शक्ति को कम करने वाला हो, न्यायालय की साख को गिराने वाला हो। इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रारूप रूप से, जिस तरह से अप्रारूप रूप से एक संगठन इसे काम कर रहा हो, देश के राज्य को चुनौती दे रहा हो, राज्य व्यवस्था में, लोकतंत्र में न्यायालय को, न्याय व्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा हो, तब उसे अवमानना आप मान सकते हैं। भारतीय विधि आयोग ने भी कहा है कि न्यायालय की अवमानना के संबंध में प्रावधान को बनाए रखा जाना चाहिए। हालांकि इसे यह भी सिफारिश की है कि अवमानना की परिभाषा में सिविल अवमानना यानी कि न्यायालय के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा तक ही शामिल होना चाहिए और आगे चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों को न्यायाधीशों की आलोचना करने के अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि कभी न कभी, लेकिन वो अधिकार जो है न्यायालय की, न्यायाधीशों की आलोचना की केवल और केवल आप इसको देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छे आलोचना के रूप में, ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। लेकिन जब कोई कृत्य या वर्णन या कथन इस तरह का हो जब वो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को ही धूमिल करता हो या फिर न्याय व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो रहा हो, तब कहीं ना कहीं इस पर जो है वो हमें अवमानना चलानी चाहिए। लोकतंत्र में न्यायाधीशों की आलोचना करने का अधिकार अवश्य ही होना चाहिए। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए नाम पर थोपी गई चुप्पी से जितना यह सम्मान बढ़ाएगा, उससे कहीं अधिक असंतोष, संदेह इत्यादि वो पैदा करते हैं। और एक फ्री ओपन सोसाइटी, भारत जैसे एक वाइब्रेंट लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें जो है वो एक गलत छवि पेश करती हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी और संगठन को या लोगों को या व्यक्तियों के समूह को इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए कि वो सरकारी भारत राज्य के अन्य व्यवस्थाओं पर, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर जो है वो सीधे हमला कर उसे चैलेंज कर सके। क्योंकि लोकतंत्र में ये जो तीनों सरकार की जो 3 अंग है वह भी जनता के लिए ही काम करती हैं, जनता की भलाई के लिए ही काम करती है, लोकतंत्र की रक्षा का ही काम करती हैं। तो यदि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र को प्रबल रखना है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी सम्मान बनाए रखने की ज़रूरत है। और अवमानना तो नहीं, लेकिन यस, आलोचना कंस्ट्रक्टिव रूप से भाषाओं का मर्यादा रखते हुए अगर हम आलोचना करते हैं तो उसे सही मोड़ पर लेना चाहिए। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। What do you mean by contempt of court? Analyze legal and constitutional provisions of the contempt of court. Also, discuss the pros and cons of the contempt of court. So the question has been basically divided into 3 basic parts. And first, we have to simply define what do we mean by the contempt of court. Second, we will have to analyze some constitutional as well as legal provisions related to some way or another type by the contempt of court and the powers of the court in order to punish them, recognize them, define them, and other provisions as well. Now finally, we'll have to discuss, is it correct or incorrect to criticize or to get permission or rather to penalize during the contempt of court, and how should be the way forward. So we'll define directly, because these kind of technical questions can be dealt directly where a term has been specifically asked. So we'll be specifically defining the term, what do you mean by a contempt of court. Even you can add some recent incidents like the Prashant Bhushan case, where he was charged 1 rupee fine for a kind of a contempt of court, just to show the symbolic nature
That is, you cannot go completely against, you cannot criticize the judgment. Yes, you can definitely propose some alternate methods, you can definitely make some comments, but not in a way in order to institutionals, in order to malign the institutions of the government of India and the state of India. Contempt of court or contempt has been defined as any conduct which may be in a written, speaking, oral, behavioral, acting, non-acting, which tends to disrespect or overlook the decisions, actions of court or the judges or the whole institution of the judiciary as whole. Now, there are certain constitutional provisions regarding it. The first is Article 221, 261. Full faith and credit shall be given throughout the territory of the India to public acts, records, judicial proceedings. Very, very clear. That is, the judicial proceedings should be given full faith and credit. 129. Supreme Court shall be a court of record and shall have the powers such of a court, including the power to punish for contempt of itself. Article 215. High courts to be the courts of record of every court shall be court of record and have all the powers of such a court, including the power to punish for the contempt to itself. That is, both the high courts as well as the Supreme Courts has given the power just to record, to be a court of record, and a regulatory mechanism to punish for its contempt in a matter it thinks fit. Article 142.2, that the Supreme Court shall, as respects of the whole of the territory of the India, will have and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or investigation or punishment of any contempt itself. So, Article 142.2 directly deals with the contempt. However, there is never ever the definition of constitutional definition of the word contempt has been defined. And why it has not been defined? Because the moment it has been defined, there will be a several legal and grammatical interpretation, and that can be used as a positive, rather as a way to indulge, manage the way, and to make the definition and to decategorize the things under the contempt. The moment when we define the definition, people will find a way to alternate definitions, and then it will be of no use. Similarly, like the minority word has not been defined, like the untouchability word has not been defined, because these are the larger terms in larger in scope. A practical grammatical definition cannot only assess their physical, social, economical aspects, and that is why they have not been defined by our forefathers who drafted the constitution. Now, there are certain legal provisions as well. So, the Contempt of Court Act 1971 defines contempt. That act has been defined a contempt, but it is passed by the parliament, but there is no specific discipline in the constitution, and that means Supreme Court or High Court or whatever court has the power or has given being the adjustability, suitability, or the flexibility to retain the meanings of contempt, so that whenever it thinks fit that something has been said, done, acted, performed is against the contempt, is against the respect or the independence of the judges or the judiciary as a whole, it may be considered as a contempt. And that is why the definition is not in the constitution, but yes, it is in the law, because any law will have to be a specific definition passed by the parliament. So constitution does not define it, but there is a definition of law, especially the Contempt of Court Act, which defines it, and it defines on the basis of two very important aspects. First is a civil contempt, second a criminal contempt. Criminal contempt is more on the physical adherence or kind of an obstruction or helping an obstruction or making or assisting an obstruction. But we'll deal with first with civil contempt. It is a willful disobedience to any judgment. So the word willful is very important, that is by knowingly, not unknowingly. So it is a willful disobedience of any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court, or willful breach of undertaking given to the court. Now criminal contempt is, it simply means the publication of any matter or doing any other act whosoever which, number one, scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court. So any action that scandalizes or that lowers, or both tending to scandalize or tending to lower the authority of a court. Second,
prejudice or interference or tends to interference with due course of any judicial proceeding. That is more of a physical acceptance, physical nature, interface of tends to interface with obstructs or tends to obstruct the administration of jurisdiction. Similarly, in the same manner, so what kind of interference? That is a tend of interference to make administration injustice in any matter. Now, there has been an amendment in 2006 to this particular act that clarifies that courts may impose punishment for contempt only when it is satisfied that it substantially interferes or tends to substantially interfere that due course of justice. That is, any action, if the courts only decide that yes, it was a kind of an interference and it wanted to substantially interfere with the due course of justice, not with the respect, but due. If something is interfering with the due course of justice, that is, in order to provide justice to the society, justice to the people, justice to the country, justice to the institution, then only it will be very much valid to decree or to award the contempt of court. However, contempt of court is not absolute and there are a few exceptions. The first is fair and accurate reporting of judicial proceedings cannot be granted or cannot be deemed as a contempt of court. Second, any fair criticism of the merits of a judicial order after the case is heard and disposed of. If the publication or other act is merely a defamatory attack on the judge and it is not intended to interfere with the administration of justice, it will not be taken as a contempt of court. That is, if it is not coming in the way of providing justice and if it is only and only against a particular judge, then it cannot be tendered as a contempt of court, because personal attacks are out of the matter. But yes, if the attack or if the defamatory attack, if the defamation, if the accusation is made on a court or a judge in such a way that it is going to malign the trust of the people in the democracy of the judiciary, then it will be definitely taken as a contempt of court. So what are the pros of the contempt of court? Uphold the dignity of the judiciary. So it upholds dignity. It helps in discharging the duty. And what are the various important cons, negative points? So yes, it is very much subjective. Subjective means it might be used for the judiciary for arbitrarily suppressing any criticism. It is against the natural justice as well. That means if the natural justice says the person cannot be appointed judge in his own case, but what is happening here? People who are accused of contempt of court are actually being brought to the court, and court is deciding as whether it is a contempt of court or not. So indirectly or directly, the court is deciding or court is hearing a matter to which it is itself a party which is against the natural law of justice. However, the contempt law enables judiciary to sit in judgment. So yes, it is as per the law, but it is against the natural justice. Chilling effect of the freedom and the speech of expression, definitely yes. So what are the way forward? Way forward in Ehsan Mugokar and unknown versus unknown causes, Supreme Court said that the judiciary cannot be immune from fair criticism and contempt action. Contempt is used to be only when mistestament has with malicious intent seeks to bring down public confidence in the courts. So two very important words, that is misstatement and malicious intent, and if these two are found or enacted to found or tended to found or the intention is found, then it can be taken in the contempt of court. Law Commission has also held that there is a need to retain the provisions of the regarding the contempt of courts. Need of the hour is to revisit the law on the criminal contempt. India can learn from the international discourse of contempt of doctrine. In democracies like England and USA have been abolished the offense of the contempt of court, but it is cannot be directly dealt with or cannot be blown away, because yes, the courts, judges, judicial system needs to work free and fair, and in order to work free and fair, they need to have some respect and regarding. But yes, definitely these respects should not become at the cost of the democracy, liberalism, and the freedom of expression. So there need to be a keep and fine balance between the rights of the people and the powers and functions of a judiciary. So the basic purpose for both will be granting free and equitable voice to the common people and maintaining the justice to them, be it economic, political freedom, as well as shrined in the preamble as well as in the constitution. So this is all for today's video. We'll meet you in the next video.